SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर। SBS हिंदी के कार्यक्रम लौटते परिंदे में आपका स्वागत है। ये है 9 मई 2022 की एक खिली खिली सी शाम और आप सभी को वृशाली जैन का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और गुरिंगाई राष्ट्र के कैमरागिल लोगों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं, जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है। फेडरल चुनाव में बस अब 2 हफ्ते का ही समय रह गया है और आज से अर्ली वोटिंग भी खुल गई है। ऐसे में आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है मतदान, और आप मुझे बताएंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके लिए जरूरी हैं इस फेडरल चुनाव में। नंबर आप जानते हैं 0429996263। मैंने आपसे आज पूछा है कि इस फेडरल चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। नंबर फिर एक बार 0429996263। और देश और बाकी दुनिया की खबरों के बाद, जैसे कि मैंने कहा, आज सेटलमेंट गाइड में ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से सही मतदान किया जाए ताकि आपके वोट की सही गिनती हो सके। इसके बाद भारत से मुख्य समाचार लेकर के आएंगे मनन कुमार, क्योंकि है आज सोमवार। और आखिर में बात होगी नई माताओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि माओ का दिन सिर्फ कल नहीं था दोस्तों, माओ का हर दिन होता है और उनका ख्याल भी हर रोज रखा जाना चाहिए। और इसके साथ होंगे कुछ गीत और आपके प्यारे प्यारे संदेश। तो बताइए मुझे कि इस फेडरल चुनाव में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर एक बार फिर 0429996263। आगे की चर्चा समाचार के बाद। पेश है आज के मुख्य समाचार वृशाली जैन के साथ। प्रधानमंत्री ने बहस के दौरान महिला संचालक की उपेक्षा से किया इनकार। भारत में कल गिर सकता है चक्रवात तूफान आसनी। और ऑस्ट्रेलिया की जूनियर व्हीलचेयर टेनिस टीम ने जीता वर्ल्ड टीम कप। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने इस बात का खंडन किया है कि बीती रात दल नेताओं की बहस में वे संचालक सारा एबो की उपेक्षा कर रहे थे। दोनों ही नेता श्री मॉरिसन और श्री एंथनी एल्बनीजी एक दूसरे पर चिल्लाते नजर आए और बार बार समयावधि समाप्त होने के इशारे की अवहेलना करते हुए बोलते रहे। श्री मॉरिसन ने बहस को आवेशपूर्ण बताया और कहा कि इतना चिल्लाने के बीच सुश्री एबो को सुनना मुश्किल था। I really don't believe gender had anything to do with it, and I'm not surprised why it would. Both Anthony and I think, were completely respectful, have always been respectful of females in the workplace, and certainly when we're working professionally with them in an environment like that. प्रधानमंत्री फिलहाल न्यू साउथ वेल्स साउथ कोस्ट के गिलमोर क्षेत्र में हैं और $8 बिलियन की लागत से नए सैन्य हेलीकॉप्टर खरीदने की घोषणा कर रहे हैं। ये लेबर की मार्जिनल सीट है और गठबंधन इसे पूर्व न्यू साउथ वेल्स मंत्री एंड्रू कॉन्स्टेंस से जीतने की जुगत में है। वहीं लेबर ने एडिलेड में एक चिकित्सा व्यवस्था के लिए कई $1 मिलियन की फंडिंग का वादा किया है। ये घोषणा साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पीटर मैलिनोस्किस के साथ राज्य की इकलौती फेडरल मार्जिनल सीट बूथबी से की गई। विपक्ष यह सीट जीतना चाहती है, पर उनका कहना है कि इस घोषणा के पीछे केवल यही एक मकसद नहीं है। विपक्ष का कहना है कि ये फंडिंग का फैसला राज्य सरकार द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के अनुसार लिया गया है। ये संयुक्त फंडिंग फ्लिंडर्स मेडिकल सेंटर में 160 अतिरिक्त बेड मुहैया कराएगी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और गहन चिकित्सा केंद्रों में भी सुधार के लिए समर्पित रहेगी। प्रधानमंत्री पूरे कैंपेन के दौरान इस परीक्षा से गुजरते रहे हैं कि क्या सरकार लंबे समय तक राज्य सरकारों के साथ हॉस्पिटल फंडिंग का आधा खर्चा उठाने को तैयार है या नहीं। ये एक ऐसा कदम है जिसे महामारी के दौरान लागू किया गया था, लेकिन अब इसकी अवधि पूरी होने को है। नेता प्रतिपक्ष एंथनी एल्बनीजी का कहना है कि वे कोई भी फैसला राज्यों से चर्चा करने के बाद ही लेंगे। What I am planning to do though
is to sit down constructively with all state governments based upon their priorities. If we're successful, one of the first things I will do is to convene a meeting with state premiers and chief ministers. I want to work with all of them. And state premiers are in the best position on the ground to say what their priorities for service delivery are. एक नए शोध में पाया गया है कि ज्यादातर नौजवान महिलाएं जो इन चुनावों में पहली बार मतदान कर रही हैं, खुद को देश की राजनीति से अलग थलग पाती हैं। प्लान इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के आज जारी हुए इस शोध में पाया गया है कि 72% नौजवान महिलाओं को ऐसा नहीं लगता कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां उन्हें सम्मिलित किया जाता है। इस शोध में यह भी पाया गया कि सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले 60% लोगों को लगता है कि सरकार के कई वादों के बावजूद भी संसद पिछले साल जितनी या उससे ज्यादा सुरक्षित जगह नहीं है। प्लान इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया की सीईओ सुजैन लिजेना ने कहा कि इस शोध में सामने आए तथ्य चिंताजनक हैं। The report found that the toxic culture oozing through the heart of Australian politics is deterring girls and young people from careers in Parliament. The result is that we are losing out on an entire generation of bright, powerful and diverse voices who could transform and lead this country for the better. An entire generation of girls is growing up with the message that politics is not for them. We have to change that. फेडरल चुनाव के लिए आज से अर्ली वोटिंग प्रारंभ हो गई है। लगभग 550 अर्ली वोटिंग सेंटर आज से लेकर इलेक्शन डे यानी शनिवार 21 मई तक देश भर में खुले रहेंगे। ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन यानी AEC का कहना है कि वे व्यक्ति जो बूथ पर जाकर मतदान कर सकते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। हालांकि जो लोग ऐसा कर पाने में असक्षम हैं उनके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। AEC ने मतदाताओं से संयम रखने का भी आग्रह किया है क्योंकि जरा सी चूक और कोरोना महामारी पूरी चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। AEC का कहना है कि लोगों को ये सोचकर मतदान के लिए योजना बनानी चाहिए कि आखिरी दिन कई ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जो उन्हें वोट देने से रोकें। प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की बीती रात हुई बहस के ऐन पहले जारी हुए ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू अखबार के इप्सॉस पोल में सामने आया है कि 2 पार्टी व्यवस्था के आधार पर लेबर गठबंधन से 52 से 40 की बढ़त को बनाए हुए है। वहीं न्यूज पोल रुझानों के अनुसार लेबर 54% की बढ़त के साथ आगे चल रहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 के नेताओं ने यह तय किया है कि रूस से तेल के आयात को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के देशों का कहना है कि ये नए प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था में गहरा नुकसान करेंगे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध के लिए जरूरी संसाधन पाने से रोकेंगे। यूक्रेनियाई राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की G7 सभा को ऑनलाइन संबोधित करते हुए बोले कि उनके देश को $5 से $7 बिलियन की सहयोग राशि मासिक रूप से चाहिए और करीब $600 बिलियन युद्ध के अंत में पुनर्निर्माण के लिए भी लगेंगे। यूक्रेनियाई राजधानी के दौरे पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वे यूक्रेन को सैन्य सहायता भी देंगे और जल्द अपना दूतावास फिर खोलेंगे। I'm announcing more military assistance, drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition and other supports including funding for demining operations. इसी बीच आयरिश रॉक ग्रुप U2 के मुखिया बोनो और उनके बैंडमेट द एज ने यूक्रेन की राजधानी में 40 मिनट तक शो किया। बाद में उनका कहना था कि It would almost be insulting to the people around here to try and sum it up in words. You know, I'm not sure words can fully express what they've been through. I try with music. The story I wanted to tell today really is that the world needs to hear, which is, you know, how many Ukrainians died fighting fascism, fighting the Nazis. Nearly 8 million people died, Ukrainians, fighting fascists, and then to be called fascists is just ridiculous. वहीं यूक्रेनियाई राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की खाकी जैकेट लगभग 160,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर में लंदन में नीलाम हुई है। ये पैसा यूक्रेन के युद्ध प्रयासों में जाएगा। और अब समाचार भारत से। भारत में कल यानी मंगलवार को चक्रवात असानी के उत्तर आंध्र ओडिशा तटों से
पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पहुंचने पर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने और ओडिशा तट से पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि मछुआरों को सलाह दी है कि वे 9 मई को बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में, 9 और 10 मई को पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में और 10 मई से 12 मई तक बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी में ना जाएं। मौसम विभाग का मानना है कि ये बुधवार को भयंकर चक्रवाती तूफान और बृहस्पतिवार तक गहरे दबाव में बदल जाएगा। दूसरी ओर भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,207 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल से 7% तक कम है। जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसके साथ ही कोरोना से देश में कुल मरने वालों की संख्या 5,24,093 तक पहुंच गई है। इसी के साथ भारत में इस समय कुल 20,403 सक्रिय मामले हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 3,410 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। अब तक भारत में 190 करोड़ 34 लाख से भी अधिक कोरोना की वैक्सीन वितरित की जा चुकी हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54 रुपये 22 पैसे और एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में कीमत 70 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया की जूनियर व्हीलचेयर टेनिस टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को हराकर पोर्चुगल में वर्ल्ड टीम कप जीत लिया है। यह तीसरी बार है जब इस तिकड़ी ने ये बाजी जीती हो जिसमें उन्होंने उच्चतम सीड्स को हराया हो। इसी किशोर तिकड़ी में एक 16 वर्षीय राइली डम्सडे हैं, जिन्होंने अपनी टीम को शुरुआत में फर्स्ट सिंगल्स में ही बढ़त दिलाते हुए जोशुआ जॉन्स को हराकर खेल में बढ़त बनाई। और अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम की हाल पर। पर्थ में कल The hard time for me was when I was on a break from work. When I'd have a break, I'd have a cigarette. It was just my routine, I guess. My family has tried to talk to me about it. They want me to be healthy. So I talked to a Quitline counselor about some things that would work for me to help me resist the cravings. For free professional help, call the Quitline on 13 78 48, a New South Wales government initiative. क्या आप जानते हैं कि मतदान वाले दिन अगर आप अपने काम, यात्रा या किसी और कारण से वोट डालने नहीं जा सकते तो आपको क्या करना चाहिए? आप किसी अर्ली वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट डाल सकते हैं या डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोविड-19 सुरक्षा उपाय लागू होंगे। शनिवार 21 मई को फेडरल चुनाव होंगे। ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए वोट डालना अनिवार्य है। आपका वोट ऑस्ट्रेलिया की दिशा निर्धारित करने में सहयोग करेगा। अर्ली मतदान के विकल्पों और पात्रता का पता लगाने या अपने आसपास का मतदान केंद्र खोजने के लिए aec.gov.au पर जाएं या 1300-720-153 पर फोन करें। निर्वाचन आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत। Which international song competition has enough hairspray to build the Eiffel Tower and enough glitter to fill the big banana? Banana Grande? In the biggest and longest running song competition on planet Earth. It'll be camp, it'll be catchy, it'll be everything you've come to expect. The Eurovision Song Contest, too big to miss. 13th to the 15th of May. Watch or stream free on SBS and SBS On Demand. दोस्तों, मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि समाचार बुलेटिन के बीच में अचानक ही अंतराल आ गया था और
आपके लिए जो मौसम के हाल हैं आने वाले दिन के वो बताने रह गए थे, तो मैं आपको फिर एक बार मौसम का हाल सुना देती हूँ आने वाले दिन के लिए, यानी 10 मई के लिए। पर्थ में कल धूप ही धूप रहेगी। यहाँ अधिकांश तापमान 25 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में अधिकांश रूप से धूप छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में धूप छांव का मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 17 जबकि न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं सिडनी में दिन भर बारिश रहेगी। अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी बारिश की आशंका जताई गई है और अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री का अनुमान बताया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल तेज धूप के साथ गर्मी बनी रहेगी और दिल्ली का अधिकतम तापमान 41 जबकि न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। समाचार अब समाप्त होते हैं। नमस्कार। और इसी के साथ दोस्तों वक्त आ गया है कि आपके लिए प्रस्तुत की जाए सेटलमेंट गाइड। मैंने आज आपसे पूछा था कि आने वाले चुनाव में यानी 21 तारीख को जब आप अपना बैलेट कास्ट करेंगे, आपके लिए उस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा। इसी पर राजेंद्र वोहरा जी का हमें संदेश भी मिला है। वे करेगी बरन से हैं और कहते हैं कि मेरे लिए इस चुनाव में पेरेंटल वीज़ा बहुत बहुत महत्व रखता है। तो पेरेंटल वीज़ा यकीनन इमिग्रेशन माइग्रेशन वीज़ा बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसका भारतीय समुदाय में खासकर जहां परिवार साथ रहना पसंद करते हैं एक अहम जगह है। तो ये तो थी राजेंद्र जी की बात। आपको पहले हमें ये भी तो बताना है कि आप सही तरह से वोट किस तरह करें, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप वोट तो डाल करके आते हैं लेकिन उस वोट की गिनती नहीं होती और ऐसा होने में क्या होता है कि आपका जो वो मत का अधिकार है ना वो बर्बाद हो जाता है और आपकी जो आपकी आवाज़ होनी चाहिए सरकार में वो बन नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वोट सही तरीके से नहीं डाला गया। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से वोट करें। और आज से दोस्तों अर्ली वोटिंग भी शुरू हो गई है, यानी आज से लेकर के 21 तारीख तक आप वोट कभी भी डाल सकते हैं। तो समझिए कि किस तरह से सही वोट डालना है। अनीता जी बता रही हैं सेटलमेंट गाइड में, आइए सुनते हैं। आगामी फेडरल चुनाव में मतदान करने के लिए 17 मिलियन ऑस्ट्रेलियंस नामांकित हैं। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास एक स्वतंत्र निकाय है जो चुनावी प्रणाली का प्रबंधन करता है। ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि सभी योग्य नागरिक हमारी फेडरल सरकार को आकार देने में मदद करने का अवसर प्राप्त कर सकें। इस सप्ताह सेटलमेंट गाइड के इस अंश में बात करेंगे कि ये मतदान कैसे करें। चुनाव के दिन ऑस्ट्रेलियन चुनाव आयोग यानी AEC अपेक्षा करता है कि देश भर में मतदान केंद्रों के माध्यम से हर घंटे 10 लाख मतदाताओं द्वारा वोट डाला जाएगा। मतदाता सूची में नामित सभी के लिए मतदान अनिवार्य है। AEC प्रवक्ता जस लिली का कहना है कि आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करें। There are 151 federal electoral divisions in Australia and we've got a great tool on the website aec.gov.au. You'll be able to input your suburb or postcode to find out what electoral division you'll be voting in. But you can also give us a call on 13 23 26 to talk to an AEC staff member or access our telephone interpreter services. AEC चुनाव के दिन हजारों पोलिंग केंद्रों को चलाता है। स्कूल, चर्च, हॉल ऐसी आम वो जगह हैं और इसकी जानकारी AEC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। You'll be able to input your suburb and your postcode and our tool will help you find who your candidates are as well as where you can actually cast your vote. AEC के प्रवक्ता इवान एकिन स्माइथ कहते हैं कि मतदान स्थल पर कई भाषाओं में निर्देश और सहायता प्रदान की जाती है। आप सहायता मांग सकते हैं या अनुवादक के लिए कह सकते हैं। You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have an interpreting service via telephone that you can access. So if you think you'll need to access these sorts of services, there's a number on our website, aec.gov.au
/translated. You call up that number and you'll be able to ask questions and have somebody in language instruct you as to how to cast a formal vote. AEC की मोबाइल वोटिंग टीम आवासीय देखभाल यानी रेसिडेंशियल केयर और दूर दराज के समुदायों में दौरा करेगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई मतदान के लिए छूट न जाए। अब जो मतदाता चुनाव के दिन मतदान स्थल पर नहीं जा सकते हैं वो अन्य तरीकों से मतदान कर सकते हैं। अर्ली वोटिंग या पोस्टल वोट का विकल्प उपलब्ध है। If you have a barrier to voting on election day, there are early voting centres in the weeks leading up to polling day. And likewise, if you're unable to get to an early voting centre, you can cast a postal vote as well. पोस्टल वोट के लिए आवेदन करने के लिए AEC वेबसाइट पर जाएं। सुश्री लिली कहती हैं, This year it's going to be really open for postal voting given the COVID circumstances. We'll also have that postal vote application for people who don't feel comfortable going to a polling place or live remotely or working remotely and need to access those postal voting services. यदि आप कोविड के कारण अलग-थलग यानी आइसोलेट कर रहे हैं तो आप AEC के टेलीफोन वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। इसका विवरण उपलब्ध है। यदि आप चुनाव के दिन किसी कारण से किसी दूसरे राज्य या टेरिटरी में हो सकते हैं तो आप डाक वोट का उपयोग कर सकते हैं या उस अंतर्राज्यीय मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो भी आप वोट कर सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए विभिन्न विकल्पों के साथ AE वेबसाइट पर विदेशी अधिसूचना फॉर्म यानी ओवरसीज नोटिफिकेशन फॉर्म्स उपलब्ध हैं। कुछ ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग पर भी मतदान केंद्र हो सकते हैं। जब मतदान का समय आता है तो आप देखेंगे कि राजनीतिक दल मतदान स्थलों के बाहर मतदान की जानकारी बांटते हैं। चुनावी विश्लेषक विलियम बोवे का कहना है कि आप उनसे गुमराह ना हों। What the parties do is that they hand out how to vote cards at polling booths on election day that recommend that you fill out your ballot paper a certain way. You don't have to vote that way. It's just a recommendation. अब ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि आप फेडरल चुनाव में अपने स्थानीय प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे होंगे। While people usually think of an election in terms of choosing the national leader, the national leader will be the leader of the party who wins the most seats in parliament and you will not be voting for that leader directly. मतदाताओं को 2 मतपत्र दिए जाते हैं, एक हरा और एक सफेद। हरे रंग का मतपत्र आपके निर्वाचक क्षेत्र से एक उम्मीदवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए यानी जिसे हम संसद का निचला सदन कहते हैं उसके लिए है। वर्तमान में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 151 सीटें हैं जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। श्री बोवे बताते हैं, It's in the lower house that the government is formed and it is the party that wins the most seats in the lower house that typically forms government. पार्टी या गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री बनता है। हरे मतपत्र पर मतदान करने के लिए आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे 1 लिखें, फिर अपनी दूसरी पसंद के आगे 2 लिखें और तब तक नंबर लिखते रहें जब तक कि सभी खानों पर संख्या ना लिखी जाए। अब सफेद मतपत्र सेनेट या उच्च सदन के लिए है जहां चुनाव 76 सीटों पर होता है और आपको किसी एक का चुनाव करना है। आप अपने राज्य या टेरिटरी से एक सेनेटर चुनने के लिए मतदान करेंगे। वोटिंग थोड़ी अलग है। श्री बोबी बताते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े विशाल मतपत्र हैं क्योंकि उसमें पूरे राज्य या टेरिटरी के प्रत्येक उम्मीदवार का नाम शामिल है। But voting can be quite simple because there are 2 different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line. Boxes above the line, there are 1 for each party. The quickest and simplest way to vote is to pick your 6 favourite parties and number them in order of your preference from 1 to 6. If you are particular about which candidates you want to vote for, you can number a lot more boxes below the line. If you vote below the line, you have to number at least 12 boxes. यानी वोटिंग सरल हो सकती है क्योंकि आप इसे 2 अलग-अलग तरीकों से कर सकते हैं। लाइन के ऊपर बॉक्स और लाइन के नीचे बॉक्स होते हैं। लाइन के ऊपर बॉक्स प्रत्येक पार्टी के लिए 1 होता है। वोट करने का सबसे तेज
और सरल तरीका अपनी 6 पसंदीदा पार्टियों को चुनना है और उन्हें अपने पसंद के क्रम में 1 से 6 तक नंबर देना है। अब यदि आप चाहते हैं कि किसी विशेष उम्मीदवारों को वोट करें तो आप लाइन के नीचे वाले खानों पर नंबर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कम से कम 12 खानों पर नंबर डालने होंगे। इस मतदान प्रणाली को प्रेफरेंशियल वोटिंग कहा जाता है। अपने पसंदीदा क्रम में बॉक्सेस को क्रमांकित करने से आपका वोट अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। श्री बोवे कहते हैं, The seat is not simply won by the candidate who gets the most crosses next to their boxes on the ballot papers. You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote, then you exclude the last place candidates. You look at those ballot papers again, and then you move those votes on to whoever they put second. And you keep eliminating the last place candidate until you end up with a candidate who does have over 50% of the vote. इस बात का ध्यान रखें कि आप मतदान निर्देशों का सावधानी पूर्वक पालन कर रहे हैं। यदि आपका मतपत्र सही ढंग से पूरा नहीं हुआ है तो ये एक अनौपचारिक वोट बन जाता है और चुनाव परिणाम में नहीं गिना जाता। अनौपचारिक वोटों के उदाहरणों में जैसे एक संख्या लिखने की जगह आपने एक टिक या क्रॉस के साथ बॉक्स को चिन्हित कर दिया या मतपत्र पर कुछ लिख दिया जिससे शायद आपकी पहचान की जा सके। मतदान अनिवार्य है। मतदान न करने के वैध कारण AEC के विवेक पर निर्भर हैं, जो आपकी विशिष्ट परिस्थितियों का आकलन करेंगे। उदाहरण के लिए AEC समझता है कि कुछ लोग जो विदेशों में हैं वो मतदान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। AEC के प्रवक्ता श्री एकेन स्माइथ बताते हैं कि वोट न देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice. If you have a valid reason, that's fine. You just let us know. Otherwise, you have to pay the $20 fine. And if we don't get a response from that non-voter notice, it could end up in court with a $170 fee and associated court costs. लेकिन वास्तविक दंड तो यही है कि आप अपनी बात कहने से चूक रहे हैं। इसलिए हमेशा कुछ शोध करें, जानकारी इकट्ठा करें और वोट डालें। AEC.gov.au पर वोट करने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी लें या 132326 पर कॉल करें। तो दोस्तों, ये चर्चा बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरह से किस तरह वोट कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी के लिए कुछ मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसा राजेंद्र जी ने अपने टेक्स्ट में कहा कि पेरेंटल वीज़ा का मुद्दा उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आपके लिए भी कई और मुद्दे होंगे जो बहुत ज़रूरी होंगे, जिन पर आप चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे, जिनके लिए आप चाहते हैं कि सरकार कटिबद्धता दिखाए। तो ज़रूर बताइए हमें 0429996263 पर कि किस तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार देखे, समझे और उन पर काम करे। और हमारी वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर भी आपको ये सेटलमेंट गाइड मिल जाएगी, जहां अनीता जी ने बताया कि किस तरह से मतदान दिया जाना चाहिए। आप चाहें तो दोबारा भी इसको सुन सकते हैं। इलेक्टोरल कमीशन की वेबसाइट तो है ही, जहां पर आपको सारे निर्देश बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अनीता जी की ये रिपोर्ट भी आप हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर दोबारा कभी भी अपनी आसानी से सुन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सही वोट डालना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि समुदाय की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का एक ही ज़रिया हमारे पास होता है, और वो होता है हमारे मतदान का अधिकार। अगर आप अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर भी रहे हैं पर सही तरह से नहीं कर रहे हैं तो आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी नहीं। और छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम में से कोई भी कर सकते हैं, मसलन नंबर की जगह टिक लगाना या क्रॉस लगाना या मतदान के कागज़ पर, मतदान पत्र पर कुछ और लिख देना। ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है। हमें सोच समझ कर, शोध करके फिर मतदान करना है, क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। ठीक, तो आप मतदान के लिए प्रस्तुत रहें, थोड़े सजग भी रहें
और हमें ज़रूर बताएं कि इन चुनावों में आपके लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। भाई आज से अर्ली वोटिंग शुरू हो गई है और इसी के साथ मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार सुनेंगे भारत के मुख्य समाचार मनन कुमार के साथ। मिलती हूँ बस 2 मिनट में, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर। क्या आप जानते हैं कि मतदान वाले दिन अगर आप अपने काम, यात्रा या किसी और कारण से वोट डालने नहीं जा सकते तो आपको क्या करना चाहिए? आप किसी अर्ली वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट डाल सकते हैं या डाक द्वारा मतदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोविड-19 सुरक्षा उपाय लागू होंगे। शनिवार 21 मई को फेडरल चुनाव होंगे। ऑस्ट्रेलिया के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए वोट डालना अनिवार्य है। आपका वोट ऑस्ट्रेलिया की दिशा निर्धारित करने में सहयोग करेगा। अर्ली मतदान के विकल्पों और पात्रता का पता लगाने या अपने आसपास का मतदान केंद्र खोजने के लिए aec.gov.au पर जाएं या 1300-720-153 पर फोन करें। निर्वाचन आयुक्त कैनबरा द्वारा अधिकृत। यह चुनाव लिबरल पार्टी के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था या लेबर पार्टी के अधीन कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच एक विकल्प है। लिबरल के प्रबंधन में बेरोजगारी दर लगभग 50 वर्षों में अपने सबसे कम स्तर पर है। ऑस्ट्रेलिया के बजट में 70 वर्षों में सबसे अधिक सुधार हुआ है। लिबरल पार्टी श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए करों को कम कर रही है और बेहतर बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश कर रही है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक दृढ़ भविष्य के लिए लिबरल को वोट दें। एहर्स्ट लिबरल कैनबरा द्वारा अधिकृत। SBS चिल पर दुनिया भर के संगीत के साथ करें आराम। काम करने या आराम करने के लिए एक बेहतरीन मिश्रण। SBS चिल सुने SBS रेडियो ऐप पर। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेक, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं। sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम लौटते परिंदे में। आप हैं SBS हिंदी पर और सुन रहे हैं वैशाली जैन को। भाई आज सोमवार है और सोमवार होने के नाते भारत के मुख्य समाचार हमारे लिए लेकर के आते हैं मनन कुमार। तो बिना किसी देरी के पहले तो मैं आपको भारत के मुख्य समाचार सुनाती हूँ और तब तक आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है भारतीय समुदाय के लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस फेडरल चुनाव में बहुत ज़रूरी हैं। नंबर आप जानते हैं 0429996263। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चाहते हैं कि आने वाली सरकार सबसे पहले काम करे? भेजिए मुझे अपने संदेश। नंबर एक बार फिर बता रही हूँ 0429996263। और तब तक सुनते हैं भारत के मुख्य समाचार मनन कुमार के साथ। SBS हिंदी के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मामला गरमाने लगा है। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन हाल का विवाद मस्जिद परिसर में स्थित तथाकथित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर को लेकर है और सिर्फ 8 महीने पुराना है। अगस्त 2021 में वाराणसी की एक अदालत में कुछ महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की थी। इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन किया था और उसे गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर को देखकर एक रिपोर्ट देने को कहा था। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने
कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोर्ट ने केवल मस्जिद परिसर को देखने का आदेश दिया था, जबकि कमिश्नर ने हिंदू पक्ष के वकीलों के साथ मस्जिद का ताला खुलवाकर अंदर जाने का प्रयास किया। कोर्ट का सिर्फ इतना ऑर्डर है कि जो मुकदमा दाखिल किया गया है, उनका जो प्लेन्ड केस है, उस प्लेन्ड केस के मुताबिक उसका सर्वे कराया, उसका ऑर्डिनरी कमीशन कराया जाए। सर्वे नहीं, सर्वे में मेजरमेंट होता है, ये ऑर्डिनरी कमिश्नर है। ऑर्डिनरी कमीशन का मतलब कि जो आपको अपनी आंखों से दिखे उसको आप नोट कीजिए, कौन सी चीजें कहाँ पर स्थित है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, उसकी कोर्ट में उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए। जबकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आरोप लगाया है कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें मस्जिद के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं, और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए, और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। 2 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे, और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है। राजनीतिक दल AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अदालत का आदेश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को संविधान के साथ जोड़ दिया गया था। मोदी सरकार ये जानती है कि जब बाबरी मस्जिद सिविल टाइटल का जजमेंट आया, उसमें उस जजमेंट में यह कहा गया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ दिया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि उस कोर्ट को बताए कि आप ये गलत कर रहे हैं, मगर क्योंकि आप नफरत की राजनीति करते हैं और आप हर नफरत में अपनी सियासी रोटी सेकते आए हैं, इसीलिए आपने खामोशी बनाए रखी है। अगर ये मसले को तूल कोई दे रहा है तो वो बीजेपी दे रही है और संघ परिवार दे रही है। वो ये चाहते हैं कि वो जो नफरत का दौर था हमारे मुल्क में 1990 का, दोबारा इस मुल्क में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से कमिश्नर को बदलने की याचिका अदालत को दी गई है, जिस पर अदालत कमिश्नर और हिंदू पक्षकारों का जवाब सुनने के बाद आज सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। चुनाव से कुछ ही महीने पहले हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्थित विधानसभा की 4 दीवारी पर खालिस्तानी नारे लिखने और झंडा लगाने का संगीन मामला सामने आया है। कांगड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक कुशाल वर्मा ने बताया कि इस मामले में सम्मिलित शरारती तत्वों की तलाश की जा रही है। अभी ये जांच का विषय है, जो भी लोग होंगे उनको हम सुराखों के पीछे, जो यहाँ पे आपको पता है समर्थक यहाँ पे हैं लोग, तो उन्हीं में से किसी व्यक्ति का कृत्य हो सकता है, तो हम इसमें जांच करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मामले की संगीनता देखते हुए राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जो घटना घटित हुई है इसकी मैं निंदा करता हूं, और हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों से मैं इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि हम शांति बनाए रखें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। बहुत जल्दी हम जो हमारे सिक्योरिटी का जो सारा सिस्टम रहता है बॉर्डर का, अपने पर्टिकुलर जो दूसरी स्टेट के साथ का, उसको रिव्यू करेंगे। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे शर्मनाक घटना बताते हुए हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज ने अपने एक परोक्ष बयान में इस मामले को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने युवा नेता तेजिंदर बग्गा के मामले को दबाने की एक चाल बतलाया। देश के लिए और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि पूरी की पूरी भाजपा के राज्यों की पुलिस जो है एक गुंडे को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है। आधी रात को हिंदुस्तान में अगर कोर्ट खुला है तो एक बार तो एक आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने के लिए खुला, और दूसरी बार मुझे याद है एक दूसरे गुंडे जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं सांप्रदायिक दंगे कराने के, उसको बचाने के लिए भाजपा की सरकार ने आधी रात को कोर्ट खुलवाया।
तो जब पुलिस इस तरीके के आपराधिक तत्वों को बचाने में लगी हो तो पुलिस आतंकवादियों की कार्रवाइयों को क्या रोकेगी? गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने के मामले में पंजाब पुलिस ने श्री बग्गा को हाल ही में गिरफ्तार कर पंजाब ले जाने का प्रयास किया था, जो दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर विफल कर दिया था। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने 10 मई तक श्री बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कुछ दिन पहले भाजपा ने आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज हरप्रीत सिंह बेदी पर उनके कुछ पुराने ट्वीट दिखाकर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगाया था, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। दिल्ली पुलिस को अदालतों से लगातार 2 झटके लगे हैं। दिल्ली धर्म संसद में नफरती भाषण दिए जाने के मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की फटकार सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। गौरतलब है कि अप्रैल 22 को दिए गए अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने धर्म संसद में नफरती भाषण दिए जाने की बात से इनकार किया था, जिसके खिलाफ 2 लोगों हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने याचिका दायर कर कहा था कि धर्म संसद में खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई थी। इसके अलावा जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर एक निचली अदालत ने भी दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और उसे दिल्ली पुलिस की विफलता बताया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है कि बिना परमिशन के हनुमान जयंती पर तीसरी शोभा यात्रा कैसे निकाली जा रही थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय करने को कहा है। भारत में महंगाई की बढ़ती मार के बीच केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में दोबारा 50 रुपए का इजाफा किया है। 1 महीने के अंतराल में 100 रुपए बढ़ने के बाद अब रसोई गैस की कीमत विभिन्न राज्यों में 1000 रुपए या उससे अधिक हो गई है, जिसका लोगों द्वारा पुरजोर विरोध हो रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे मोदी सरकार की बड़ी विफलता बताया है। मोदी साहब ने, आपको याद होगा, पेट्रोल पंप्स पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा के कहा था कि सब्सिडी सरेंडर कर दीजिए, गिव अप सब्सिडी, सबसे आह्वान किया। आज ये स्थिति पैदा कर दी कि ये सिलेंडर सरेंडर करने के दिन आ गए। ये हकीकत है मोदी साहब की सरकार की। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, ये आपने सुने थे भारत के मुख्य समाचार मनन कुमार के हवाले से, और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले आदित्य सिंघल साहब सिडनी से लिखते हैं कि पेरेंट्स वीज़ा इश्यू इज़ क्रिटिकल। देखिए, राजेंद्र बाबू भी यही बात कर रहे थे और आदित्य सिंघल साहब भी यही कह रहे हैं कि पेरेंटल वीज़ा का जो मसला है, आने वाली सरकार को बहुत ज़रूरी है कि वे उस पर ध्यान दें, क्योंकि भारतीय समुदाय में परिवारों के साथ रहना, परिवारों के करीब रहना अच्छा समझा जाता है। यही संस्कृति मानी जाती है। लोग चाहते हैं कि परिवार साझे रहें, साथ रहें। बड़े परिवारों की एक पुरानी परंपरा रही है और माँ बाप पास हों तो ऐसा लगता है कि छत मजबूत हो गई है। तो शायद इसी एक, क्या कह सकते हैं कि एक विचार के साथ जो है यहाँ पर रहने वाले परिवार ये भी कह रहे हैं कि पेरेंटल वीज़ा एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी वजह एक शायद ये भी है कि हाल ही में सामने आए ABS के आंकड़ों के अनुसार भारतीय समुदाय की मीडियन एज यानी औसत उम्र जो है वो 36 साल की है। यानी माता पिता दूर है, यहाँ पर नए माइग्रेंट ज़्यादा हैं, नए माता पिता ज़्यादा हैं जो चाहते हैं कि उनके माता पिता भी यहीं आकर
साथ में रह सकें। इसीलिए पेरेंटल वीज़ास का जो एक इशू है वो एक बड़ा होता जा रहा है और हर कोई चाहता है कि आने वाली सरकार उस पर ध्यान दे। आपके लिए आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? आप क्या चाहते हैं कि सरकार किन बातों का ध्यान दे? ज़रूर बताएं मुझे 0429996263 पर। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे कि नई माताओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ें होंगी आवश्यक और क्यों उन पर ध्यान देना है ज़रूरी। नताशा कॉल की एक रिपोर्ट रहेगी, लेकिन अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में मुझे संदेश ज़रूर भेजिएगा कि आपके लिए आने वाली सरकार से क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि वो उस पर ध्यान दे। नंबर 0429996263। मैं बस यूं गई और यूं आई। The hard time for me was when I was on a break from work. When I'd have a break, I'd have a cigarette. It was just my routine, I guess. My family has tried to talk to me about it. They want me to be healthy. So I talked to a quitline counselor about some things that would work for me to help me resist the cravings. For free professional help, call the Quitline on 13 78 48, a New South Wales government initiative. विविड सिडनी प्रकाश, संगीत और प्रगतिशील विचारों का एक उत्सव है जो 27 मई से 18 जून तक चलेगा। हर रात 8 किलोमीटर लंबी निशुल्क लाइट वॉक का आनंद लें जो सिडनी ओपेरा हाउस से शुरू होकर सेंट्रल स्टेशन तक जाएगी। लाइट प्रोजेक्शंस, लाइव संगीत प्रदर्शन और दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिमान लोगों द्वारा दिलचस्प चर्चाओं के जरिए शहर को जीवंत होते देखिए। vividsydney.com पर जाएं और इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी लें। Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. You might never have heard of Japanese forest bathing, Filipino helot healing, or Hawaiian ho'oponopono, but each practice has something to teach you. They're short episodes, around 15 minutes long, so they're easy to fit in your day. Listen to Great Minds wherever you get your podcasts. जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS रेडियो ऐप डाउनलोड करें। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी रेडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम लौटते परिंदे में। और अब वक्त हो गया है कि मैं आपको सुनाऊं आज का कविता का कोना। क्योंकि आज हम बात करेंगे माताओं की ही और नव माताओं की, तो मैं आज मैथिली शरण गुप्त की एक कविता लाई हूँ जिसमें बात कर रही हैं यशोधरा यानी गौतम बुद्ध की पत्नी उनके बेटे राहुल से। और राहुल नन्हे से हैं, कहानी सुनने की जिद कर रहे हैं। और क्या कहते हैं राहुल मैथिली शरण गुप्त की इस कविता में, आइए सुनते हैं। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, जब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी।
अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वय विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं तो सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी, माँ कह एक कहानी। तो ये थी कविता माँ कह एक कहानी, मैथिली शरण गुप्त की कलम से निकली हुई, जिसमें यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही थी जब गौतम बुद्ध ने एक घायल पक्षी को बचाया था। और इसी के साथ माताओं की बात हो रही है, तो आइए सुनते हैं कि क्यों मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है उन माताओं के लिए जो नई नई माएँ बनी हैं। बात हो रही है नताशा कौल की इस रिपोर्ट में। आइए सुनते हैं क्या है ये पूरी बात। एक शिशु को जन्म देना और उस दुनिया में लाना बहुत ही रोमांचक मगर चुनौतीपूर्ण होता है। एक ही रात में नींद से वंचित, भावनात्मक और शारीरिक रूप से प्रभावित और नवजात शिशु की देखभाल करना और उनके बारे में सीखना महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन समय हो सकता है। कभी कभी पहली बार माँ बनने वाली कई माएं अक्सर बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि चुनौतियाँ अक्सर पोस्टमार्टम अवधि में उम्मीदों की वजह से हो सकती हैं। मई के महीने का पहला बुधवार यूनाइटेड नेशन ने विश्व मातृ मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है। तो आज हम मदर्स डे के उपलक्ष्य पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमित जुच्छी से, जो मेलबर्न में एक साइकियाट्रिस्ट हैं। SBS हिंदी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमित। मदर्स डे इस महीने होता है और हम आपसे माओ की मेंटल हेल्थ के विषय में जानना चाहते हैं। और मैं आपसे कहूंगी कि जब मैं पहली बार माँ बनी थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेंटल हेल्थ कितना अहम मुद्दा है। थैंक यू नताशा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक एरिया है जो अंडर डेवलप्ड है एंड ग्रेजुअली लास्ट कुछ सालों में इसमें अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि इवन दो मदरहुड और प्रेगनेंसी टाइम इज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी जॉयस टाइम, बट वो एक एंजाइटी का टाइम भी है एंड इसमें एंजाइटी एंड डिप्रेशन का इंक्रीज इंसिडेंस मिलता है। And it is not only important for the mother's health but also for the child's development during the pregnancy. तो ये बहुत ही important area है। तो डॉक्टर अमित, कैसे पता चलेगा किसी को कि उसे मानसिक तनाव है और ये कब शुरू हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये pregnancy is a very exciting time, जैसे मैंने बोला, but it is also a very vulnerable time for women. बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ब्रेन में। तो उसमें क्या देखा जाता है कि 70% women, up to 70% women में बेबी ब्लूज के नाम से कंडीशन पाई जाती है, जिसमें बिना रीजन के रोना, थोड़ा सा गुस्सा होना, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होना, एक जगह पे बैठ नहीं पाना, एंजाइटी होना, ये सिम्टम्स मिलते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए। यूजुअली 2 हफ्ते तक चलते हैं और खुद ही ठीक हो जाते हैं। They usually resolve by themselves, and this is called as baby blues. तो ये up to 70% women में मिलता है during pregnancy. Again because of the chemical change, again because of the hormonal changes which are happening in the body. But 1 in 7 pregnancies में major depression मिलता है, जहाँ पर ये 2 हफ्ते से ज्यादा चलता है और थोड़ा लंबा चल जाता है। और उस समय हमें जो symptoms हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये कि उदासी होना without any reason, कोई रीजन नहीं पर फिर भी मन उदास है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी टायर्डनेस तो वैसी होती है, पर टायर्डनेस बिल्कुल हो जाना कि घर का काम नहीं कर पाना, आपके इंक्रीज मूवमेंट्स होना, मतलब पर्पसली घूमते रहना, बेचैनी होना, फीलिंग वर्थलेस इनसाइड यू, फीलिंग गिल्टी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ प्लेजर। इवन दो प्रेगनेंसी जैसे एक खुशी का समय होना चाहिए तो उसमें खुशी नहीं मिलती, तो इवन प्रेगनेंसी में इंटरेस्ट नहीं होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द बेबी इटसेल्फ, और थॉट्स आना कि खुद को मार दें, बेबी को मार दें, या बेबी को कुछ खराब हो जाएगा, गिल्टी फील करना। ये सारे सिम्टम्स में से कुछ भी सिम्टम्स अगर आपको हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि ये डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन बन रहा है।
तो ये क्या सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है कि ये शिशु के जन्म के बाद भी महिलाएं अनुभव करती हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो ये एक, अब DSM-5 में हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं पेरीपार्टम डिप्रेशन। पेरीपार्टम मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज वेल एज आफ्टर द प्रेगनेंसी। DSM में बोलते हैं, DSM-5 में बोलते हैं कि 4 वीक्स, पर अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 12 महीने तक, प्रेगनेंसी के 6 से 12 महीने तक इट्स अ वल्नरेबल पीरियड एंड वेरी कॉमनली वी सी डिप्रेशन देयर। डॉक्टर अमित, भारतीय महिलाओं में भी ये पाया गया है? बिल्कुल। आप देखिए, हम लोग जो ओवरसीज आए हैं, जो भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तान छोड़ के इंडिया है, तो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो नहीं है। जो घर में सपोर्ट सिस्टम मिलते हैं, जैसे कि आपके मदर इन लॉ है, आपकी खुद की मदर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, वो उसका सपोर्ट का अभाव है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। तो फर्स्ट इज दैट। सेकंड इज इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि काउंसिल के लेवल पे सपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल के लेवल पे सपोर्ट है, जीपी के लेवल पे सपोर्ट है, वो हमें उतना पता नहीं होता है। एंड तीसरी बात होती है कि इतना इन्वॉल्वमेंट हम अपने पार्टनर से नहीं कर पाते, क्योंकि पार्टनर सुबह से शाम काम कर रहा है, तो वो ही इज नॉट इन्वॉल्व that much in the pregnancy। तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होना प्रेगनेंसी में वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर नॉट ओनली प्रैक्टिकल हेल्प बट ऑल्सो फॉर इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये अभाव है यहाँ पर, और ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर women who are living in Australia for many generations। जी डॉक्टर अमित, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि माँ के मानसिक स्वास्थ्य से क्या किसी तरह का प्रभाव नवजात शिशु पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल। It carries a huge risk for the baby and child's health। अगर आप देखें तो स्टडीज क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव इमोशनल डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। इन बच्चों जिनके माओ में डिप्रेशन होता है या मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें वर्बल डिफिकल्टीज मिलती हैं, उनमें सोशल स्किल्स का अभाव मिलता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द मदर बट ऑल्सो फॉर द चाइल्ड्स हेल्थ, मेंटल इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर अमित, इस स्थिति में कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं और कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि अगर हम अपने नोटिस कर रहे हैं कि हमें ज्यादा उदास रह रहा है मन विदाउट एनी रीजन, इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा हम थकान बहुत ज्यादा हो रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, खुशी नहीं मिल रही किसी में भी, इवन प्रेगनेंसी होने में भी हमको लग रहा है कि वो खुशी नहीं दे पा रही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइंस है कि आपको मेंटल इलनेस हो सकती है, एंड उसके लिए आपको यू शुड टेक सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम द जीपी एंड द स्पेशलिस्ट। देखिए, शिशु होने के बाद अगेन शरीर में बहुत ज्यादा केमिकल और थायराइड चेंजेस केमिकल एंड हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, एंड इसके लिए बहुत जरूरी है कि माँ को रेस्ट मिले। तो बेस्ट रेस्ट इज एट द नाइट टाइम, कि नाइट में एक स्लीप का ब्लॉक मिले जहाँ पे 5 से 6 घंटा कम से कम नींद मिले। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मम सपोर्ट ग्रुप होता है, हर काउंसिल में लेवल पे होता है, उसको आप ज्वाइन करें, जिससे कि आप जहाँ पर अपने बातें बता सकें बाकी अदर न्यू मम्स से, तो वो भी एक अच्छा सपोर्ट माना जाता है। अपना न्यूट्रिशन मेंटेन रखें। कुछ कभी होता है कि ये कुछ बैकग्राउंड्स में रहता है कि खाना नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई न्यूट्रिशियस फूड मिले। यहाँ पर मदर बेबी यूनिट्स हैं पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर बच्चा और माँ दोनों को एडमिट कर सकते हैं एक साथ। और खासकर क्या होता है कि कई बच्चों में स्लीप पैटर्न्स सही नहीं होते हैं, वो अलाइन नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी माँ को एडमिट कर सकते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो ये फैसिलिटी है यहाँ पर यूनिट्स की, जहाँ पे बच्चा और माँ दोनों को एडमिट कर सकते हैं। आई थिंक हम लोग हेल्प मांगते नहीं है। कभी कुछ लोग सोचते हैं कि हेल्प अपने फ्रेंड से हेल्प क्या मांगेंगे, बुरा लगेगा, पर यहाँ पर आपके फ्रेंड ही आपकी फैमिली है, फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है। इससे पहले कि आपके फ्रेंड फैमिली आ सके, आपके फ्रेंड्स ही आपकी फैमिली हैं। तो प्लीज झिझकिए मत, अपने फ्रेंड से हेल्प मांगिए, और प्लीज अपने जीपी के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित, आपका SBS हिंदी प्रोग्राम से आज बातचीत करने का।
इसी के साथ हम उस लम्हे पर आ गए हैं जहां कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है, अलविदा कहना पड़ता है, ताकि फिर आपसे कल मुलाकात हो सके। और कल मिलने के लिए कई ऐसी खबरें हैं जो हम इस दौरान भी आपके लिए लेकर के आते हैं। उनके लिए रुख कीजिए हमारी वेबसाइट का, यानी sbs.com.au/hindi का, या जुड़िए हमसे फेसबुक के जरिए या ट्विटर के जरिए, या फिर डाउनलोड कीजिए हमारी SBS रेडियो ऐप। और फिर होगी कल मुलाकात 5 से 6 के बीच में ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें सुनते रहिए। नमस्कार। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीर